नमस्ते दोस्तों। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 4th यूनिट अनपेड सेलर हम डिस्कस कर रहे थे। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने पिछले क्लास में जो अनपेड सेलर है उसके राइट्स एक ओवरव्यू में डिस्कस कर लिए थे और राइट ऑफ लीन हम लोगों ने प्रॉपर्ली डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। भैया देखो, स्टॉपेज इन ट्रांजिट की दो कंडीशंस थे। सबसे पहली बात, गुड्स जो है वो इन ट्रांजिट होने चाहिए, गुड्स इन ट्रांजिट होने चाहिए। और दूसरा, बायर क्या हो जाना चाहिए, इंसॉल्वेंट। तभी आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम इंसॉल्वेंट द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द गुड्स। अनपेड सेलर जिसने गुड्स पार्ट कर दिए, यानी अपने से दूर कर दिए, यानी ट्रांजिट में डाल दिए, हैज द राइट टू स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट, उसको बीच में रोकने का अधिकार होगा। एक बात क्लियर करना, अगर बायर ने आपको पूरा पेमेंट कर दिया, एडवांस में पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या फिर आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकते हो? इसलिए नहीं। जिसको पूरा पैसा मिल चुका है वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने की हिम्मत कैसे कर सकते? हमने क्या बोला, बायर इंसॉल्वेंट हुआ है पूरा पेमेंट करने से पहले, ड्यू नहीं हुआ तो हम अनपेड नहीं बोल रहे हैं सेलर को उस समय, लेकिन पेमेंट करने से पहले वो टेक्निकली क्या हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो चुका है और अब उसको पैसा मिलना भी नहीं है, तो हम उसको अब बोल सकते हैं कि एक तरह से अनपेड हो गया, क्योंकि इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी वाले केस में ही आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार रखते हो और पेमेंट करने से पहले इंसॉल्वेंट हुआ है तो। दैट इज टू से ही मे रिज्यूम पोजीशन ऑफ गुड्स as long as they are in course of transit and may retain them until paid or tendered price of the goods। यानी वो गुड्स को अपने पास रख सकता है जब तक उसको उसका पेमेंट ना मिल जाए, तब तक गुड्स को मंगवा लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट। हम कब गुड्स को इन ट्रांसिट मानेंगे, हम कब कहेंगे कि यस गुड्स आर इन ट्रांसिट? अगर ट्रांसपोर्टर के पास गुड्स है तो गुड्स आर इन ट्रांसिट। सेलर ने गुड्स ट्रांसपोर्टर को दे दिए, ट्रांसपोर्टर ने बायर को कहा कि गुड्स ले लो, बायर ने कहा कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं पिया, मतलब बायर ने कहा नहीं अभी नहीं लेंगे। तो उस ट्रांसपोर्टर ने सेलर को कहा भाई साहब वो आपका बायर तो ले नहीं रहा, आप ले जाओ उठाओ। सेलर ने कहा मैं क्यों उठाऊं, मैं केस करूंगा उसके खिलाफ, वो लेगा, मैं तो नहीं उठाऊंगा। लेकिन उधर बायर ने रिफ्यूज कर दिया, तो सेलर ने रिफ्यूज कर दिया। क्या गुड्स को इन ट्रांजिट माना जाएगा? हाँ, इन ट्रांजिट माना। एक केस ऐसा हो सकता है, बायर ने खुद की गाड़ी भेजी, ये गुड्स दे देना इसमें, या आप शिप जो भी था, शिप ट्रेन बस जो भी थी, वो अपनी तरफ से भेजी और आपने उसमें गुड्स दिए। क्या इन ट्रांजिट है? यानी वो जो बंदा गुड्स लेने आया उसको हम ट्रांसपोर्टर माने तो गुड्स इन ट्रांजिट, और उसको माने कि एजेंट ऑफ बायर है, यानी एजेंट ऑफ बायर के पास गुड्स गए, मतलब बायर के पास गुड्स चले गए। अब समझना, मैं अगर अपनी गाड़ी बेचता हूँ कि भैया मेरी गाड़ी यार इसमें आप गुड्स डाल देना, आपने मेरी गाड़ी में गुड्स डाल दिए तो गुड्स इन ट्रांजिट थोड़ी हो, तो मेरा एजेंट है, गुड्स मेरे पास आ गए। अब इसमें लॉ कहता है कि ये केस टू केस डिफर करेगा, आप समझना। एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर है, उसको बायर ने कहा कि भैया वहां से गुड्स ले लेना और मेरे यहाँ छोड़ देना, और आपको बायर ने कहा कि वो ट्रांसपोर्टर की गुड्स गाड़ी आ रही है, मैंने उससे बात कर ली है, मैंने भेज दिया। तो यह शायद ये माना जा सकता है कि वो ट्रांसपोर्टर है, वो एजेंट ऑफ बायर नहीं, और गुड्स स्टॉपेज इन ट्रांजिट आपको अधिकार मिल सकता है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो गुड्स इन ट्रांजिट है। लेकिन अगर मेरी पर्सनल गाड़ी में भेज रहा हूं अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ, तो वहां लॉ ऐसा मान सकता है कि एजेंट है बायर का, और जैसे आपने उसको गुड्स दिए, गुड्स डिलीवर्ड टू बायर हो चुके हैं, नाउ गुड्स आर नॉट इन ट्रांजिट, वो जब तक आ रहे हैं मेरे पास तब तक भी इन ट्रांजिट नहीं कहलाएंगे, गुड्स आर विद बायर ही कहलाएंगे। वहां आपको स्टॉपेज इन ट्रांजिट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है इन ट्रांजिट को लेकर, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू ए करियर or bailey for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such courier or the bailey। जो ट्रांसपोर्टर है, जो करियर है, जो रास्ते में गुड्स ले जाने वाला है, गुड्स जब तक उसके पास है, इधर के यहाँ से निकल गए, और जब तक बाहर के पास नहीं पहुंचे तब तक गुड्स क्या कहलाएंगे, इन ट्रांजिट कहलाएंगे।
if the buyer or his agent in that behalf obtain delivery of the goods before arrival at the appointed destination, the transit is at end. यानी गुड्स मान लो दिल्ली से बॉम्बे जाना था, रास्ते में कोई दूसरा शहर आता है, बायर वहीं पहुंच गया, बोले अरे अरे यार मेरे को वहीं पे किसी पार्टी को गुड्स देने आगे सेल करने, आप वहीं उतार दो। बायर का एजेंट या बायर पहुंच गया और बोला कि वह गुड्स यहीं दे दो, रास्ते में ले लिए, तो भी ट्रांजिट खत्म हो गया। हमने ये थोड़ी बोला कि जब उस शहर पहुंचेगा तो ट्रांजिट खत्म। हमने शुरुआत से क्या बोला, सेलर के यहाँ से निकला, बायर के जेब में गया, बायर के पास गया, तब तक इन ट्रांजिट है। अगर यहीं पर बायर ले लेता है तो यहीं ट्रांजिट खत्म हो जाएगा, ट्रांजिट वहीं खत्म हो जाएगा। इफ द बायर और हिज एजेंट इन दैट बिहाफ ऑब्टेन डिलीवरी ऑफ द गुड्स बिफोर देयर अराइवल एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, अपॉइंटेड डेस्टिनेशन शायद बॉम्बे थी लेकिन उससे पहले ही गुड्स ले लिए गए, तो ट्रांजिट वहां क्या हो गया, खत्म हो गया। इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन, मतलब हमारे एग्जाम्पल में बॉम्बे, द करियर ऑफ द बिली acknowledges to the buyer or his agent that he holds the goods on his behalf and continues in possession of them as bailiff for the buyer or his agent, the transit is at an end. गुड्स टेक्निकली डिलीवर हो गए, एक्नॉलेजमेंट दिया ना, ये देखो एक्नॉलेजेस किया, एक्नॉलेजमेंट किया, यानी यहाँ पे कौन सी डिलीवरी हुई, क्या नाम था उस डिलीवरी का, हमने पढ़ा था 3 तरह की डिलीवरी होती है, सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, और एक और कौन सी थी, यस, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो चुकी है बायर या उसके एजेंट को। तो यहाँ पर अब गुड्स भले ट्रांसपोर्टर के पास है लेकिन डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके, और पहुंचने के बाद उसको बोल चुका कि भैया गुड्स आपके बिहाफ पर होल्ड कर रहा हूँ। बायर ने कहा ठीक है रख, मैं ले लूंगा। बायर ने मना नहीं किया, बायर रिफ्यूज कर देता तो सिचुएशन अलग होती, बायर ने रिफ्यूज नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, और अब ट्रांजिट खत्म हो चुका है, अब आपके स्टॉपेज एंड ट्रांजिट का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, बायर रिफ्यूज करता तो क्या होता, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर, बायर ने रिजेक्ट कर दिया, बोले नहीं ले रहा, एंड द करियर ऑफ द बेली कंटिन्यूज इन पोजीशन ऑफ देम, और अभी तक उस ट्रांसपोर्टर के पास ही गुड्स पड़े हैं, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड, हम बोलेंगे ट्रांजिट खत्म नहीं हुआ। इवन सेलर मना कर दे कि साहब मैं भी नहीं लूंगा गुड्स, तो उसको ही लेने पड़ेंगे, मैं कोर्ट में केस करता हूं, देखता हूं वो कैसे नहीं लेगा, यानी सेलर भी ले नहीं रहा है, बायर ने मना कर दिया, तो भी गुड्स को क्या माना जाएगा, इन ट्रांजिट। When goods are delivered to ship chartered by the buyer, बायर ने अपना शिप भेजा, बायर ने कहा मतलब ये वाला शिप ले लो, ये बस ट्रेन जो भी, मतलब शिप तो लिखने के लिए। It is a question depending on the circumstances of the particular case whether they are in possession of master as carrier, यानी मास्टर मतलब जो शिप का जो मास्टर है, शिप को चलाने वाला मतलब जो है, वो एज ए करियर गुड्स को रख रहा है या एज ए एजेंट ऑफ बायर रख रहा है, ये केस टू केस डिफर करेगा। मैंने बोला ना वो किस तरह इसका कॉन्ट्रैक्ट है बायर और उसके बीच में, वो बायर के एम्प्लॉय की तरह वहाँ पे आया है कि वो एक नॉर्मल ट्रांसपोर्टर की तरह ही आया था, और बायर के सिर्फ बायर ने कहा कि भैया गुड्स लेके आ जाना, वहाँ पे आपको कुछ काम मिल जाए, तो क्या डील क्या हुई थी उसके अकॉर्डिंग। वेयर द करियर और बेली रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, भाई जो ट्रांसपोर्टर है वो बायर को बोलते हम तो तेरे को गुड्स देंगे ही नहीं, इसका मतलब आपने ट्रांजिट खत्म कर दी है और आपको गुड्स वापस किसको देने पड़ेंगे, सेलर को देने पड़ेंगे। आप बायर को देने से मना कर चुके हो ना, तो आपने टेक्निकली ट्रांजिट खत्म कर दी। अब ये माना जाएगा कि आपके पास जो गुड्स है वो सेलर के ही हैं और सेलर के पास ही हैं, आप गुड्स सेलर को दे दो या आपके पास पड़े हैं, लेकिन दोनों केस हो सेलर के लिए, यानी आपके रास्ते में गुड्स है, हम ये नहीं मानते कि आप रास्ते में कब होते, जब सेलर से निकल के बायर के पास जाना होता। अब बायर को तो मना कर चुके हो, तेरे ही नहीं गुड्स, मतलब बायर से निकल के सेलर के पास जाने का कंसेप्ट ही नहीं आ रहा वहाँ पर। आप टेक्निकली जो भी गुड्स होल्ड कर रहे हो वो सेलर के ही होल्ड कर रहे हो, सेलर जाने और आप जाना। वेयर पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड, जब आप पार्ट डिलीवरी कर चुके हो, 100 में से 20 बेच चुके हो, बाकी 80 रास्ते में, तो क्या स्टॉपेज एंड ट्रांजिट यूज कर सकते हो। हाँ, लोगों ने ये बात ली में भी पढ़ी थी, प्रोवाइडेड दैट पार्ट डिलीवरी वाज नॉट एज ए टोकन ऑफ होल डिलीवरी। अब ये 20 पूरा गुड्स आपका है, पूरा गुड्स आप मान लो रास्ते में भेज दिया साहब, 20 अभी निकल गए, बाकी 80 शाम को निकल रहे हैं, ये गुड्स रास्ते में साहब, ये लो रास्ते में साहब गुड्स, बिल पूरा 100 का बना दिया मैंने, बिल्टी 100 की बना दी है, वो ट्रक वाला अभी 20 उठा के लेके गया, बाकी अभी दिन में लेके जाएगा, तो मतलब आप पूरे गुड्स को ही क्या कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, आपने बिल्टी वगैरह सबकी बना दी और सारा काम कर दिया है, तो वहाँ पर फिर आप स्टॉपेज एंड
ट्रांजिट वाली जो बात है उसमें समस्या आ जाएगी। फिर आप सभी गुड्स सेलर को दे चुके हो ना भाई, 20 दे दिए, बाकी 80 और शाम को दे देंगे तेरे को। बिल्टी वगैरह सारी आपके नाम की बन गई है, बायर को, मैं ट्रांसपोर्टर बायर को ही कह रहा ना, ये बिल्टी वगैरह सारी आपके नाम की बनी हुई है, ये बिल्टी तो पूरी 100 की आप अप्रूव कर दो। 20 अभी दे रहा हूँ, 80 थोड़ी देर में पूछवा देता हूँ। अभी रास्ते में ये माल या मेरे पास आ गया है, जो ट्रांसपोर्टर वो कह रहा है तो मेरे पास आ गया, आधे घंटे में पहुँच रहा है, आप तो ये एक्सेप्ट करो यार साहब, पूरा 100 आपका। इसका मतलब 20 दिया और बाकी 80 देगा ही देगा। द 20 वॉज एज ए टोकन फॉर द होल 100। तो यहां पर बाकी 80 पर भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं किया जा सकता, बाकी पर भी स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज नहीं किया जा सकता। नॉर्मल केस होता तो जितना डिलीवर हो चुका उतना हो चुका, बाकी पे स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया जा सकता। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, कैसे इफेक्ट किया जाता है? या तो आप उसको बोल दो ट्रांसपोर्टर को कि गुड्स मुझे वापस दे दे, या उसको बोल दो तेरे पास रख मेरे लिए, आगे नहीं देने। दोनों ही केस में क्लियर करना, चाहे गुड्स को रखने का खर्चा हो, चाहे गुड्स को रिटर्न देने का खर्चा। सेलर को खर्चा बियर करना पड़ेगा, मैं क्लियर कर दूं। रिटर्न दे रहा तो भी सेलर बोलते मुझे वापस दे, मुझे वापस दे, तो वापस देने का खर्चा। तू रख तो रखने का खर्चा लग रहा, फ्री में थोड़ी जगह होती है। द अनपेड सेलर मे एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इधर बाय taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the courier or other bailey in whose possession the goods are। यानी या तो एक्चुअल पोजीशन ले ले या उसको नोटिस दे दे कि गुड्स आगे नहीं देने, तू रख एक बार, मैं तुझे बताता हूँ क्या करना है, एक बार उसको देने नहीं है, बायर को देने नहीं है गुड्स, ठीक है। सच नोटिस में बी गिवन इधर टू द पर्सन इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स और टू हिज प्रिंसिपल, यानी जो एक्चुअली गुड्स के पोजीशन में है या उसके प्रिंसिपल को दे दो। मतलब आपने XYZ ट्रांसपोर्टेशन से भेजा और अभी गुड्स जो है वो ड्राइवर के पास है। ड्राइवर क्या है? एजेंट है किसका? XYZ ट्रांसपोर्टर के मालिक का। तो आप XYZ ट्रांसपोर्टर को बोलोगे ना, आपको ड्राइवर को बोलना जरूरी थोड़ी है। इन द लेटर केस द नोटिस टू बी इफेक्चुअल शैल बी गिवन एट सच टाइम एंड इन सच circumstances that the principal by the exercise of reasonable diligence may communicate it to his servant or agent at the time to prevent the delivery to the buyer। ठीक है, गुड्स डिलीवर होने वाले हैं और अब कोई साधन ही नहीं है उस प्रिंसिपल के पास कम्युनिकेट करने का, ऐसे समय पे आप मना कर रहे हो। आपने मना किया, वो प्रिंसिपल बोलता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का मालिक बोलता है साहब मैं उस ड्राइवर को अब कैसे फ़ोन लगाऊं, उसका फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है, आप कैसे मना करूं? आप थोड़ा पहले बोलते मैं उसको मना करता, अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मना करने का। नहीं, मान लो वो प्रिंसिपल कोशिश तो कर रहा लेकिन उसके पास कोई साधन नहीं है मना करने का, तो फिर आपका नोटिस इनइफेक्टिव हो जाएगा, उस नोटिस की कोई वैल्यू नहीं होगी। वो बंदा जिसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुंची, कम्युनिकेशन ही नहीं पहुंचा कि तुझे गुड्स आगे बायर को देने नहीं है, वो तो आगे बायर को दे देगा, और जैसे ही दे देगा वैसे ही आपका राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुड्स अब बायर के पास पहुंच। When the notice of stoppage in transit is given by the seller to the courier or the bailey in possession of the goods, he shall redeliver the goods to or according to the directions of the seller। यानी सेलर को देने, सेलर के कहे अनुसार, जैसा सेलर कहे वैसा देख दुखा के सेलर को देने हैं, और जो भी खर्चा होगा रीडिलीवरी वगैरह का वो सब कौन उठाएगा? सेलर खुद बियर करेगा, सारा एक्सपेंस किसका? सेलर का। तो यहाँ पे राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में आपको समझा रखा है भैया, अनपेड और इंसॉल्वेंसी दोनों होना चाहिए, खाली अनपेड नहीं रोक सकता है ना, मतलब पैसा नहीं मिला और उससे पहले बायर इंसॉल्वेंट हो गया, पोजीशन जा चुकी है सेलर के हाथों से, गुड्स ट्रांजिट में है यानी बायर के पास पहुंचे नहीं है, द राइट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसके जो प्रोविजन लिखे हुए उसके हिसाब से वो अधिकार आपको मिलेगा। अब देखो ये अधिकार कब खत्म हो जाता है, तो हमने पढ़ा जब बायर उसकी डिलीवरी ऑब्टेन कर ले या उसका एजेंट ऑब्टेन कर ले, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी उसको मिल जाए, तो बातें हम लोगों ने डिस्कस करी, तो आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। और इफेक्टिव कब होगा? जब सामने वाले को बोल दो भैया तू रोक ले या उससे वापस पोजीशन ले लो, दोनों ही केस में इफेक्टिव होगा। लेकिन जब आप बोल रहे हो प्रिंसिपल को, तो ही मस्ट गेट एन रीजनेबल टाइम टू कम्युनिकेट इट टू हिज एजेंट और हिज एम्प्लॉय। अगर नहीं कर पाता कम्युनिकेट, वो आपने इतना समय ही नहीं दिया उसको, तो फिर आपका नोटिस देना इनइफेक्टिव हो जाएगा। लीन में और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में डिफरेंस क्या है? लीन जहां खत्म होता है स्टॉपेज वहां से स्टार्ट होता है, लीन का अधिकार जहां खत्म होता है स्टॉपेज का अधिकार वहां से शुरू होता है। लीन कब होगा? जब सेलर के पास है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा? जब सेलर के यहां से निकल गए, यानी जहां राइट ऑफ लीन का अधिकार खत्म होता है वहां स्टॉपेज वाला अधिकार शुरू होता है।
राइट ऑफ लीन का मतलब अपना गुड्स अपने पास बनाए रखना, स्टॉपेज मतलब रीगेन करना। स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ तभी मिलता है जब बायर इंसॉल्वेंट होता है, बायर का इंसॉल्वेंट होना कंपलसरी है, लीन में बायर का इंसॉल्वेंट होना कंपलसरी नहीं है। ये यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। लीन में बोलता है रिटेन और स्टॉपेज में बोलता है रीगेन। सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स लीन में, और वहाँ पे पोजीशन की जरूरत नहीं है। बायर इंसॉल्वेंट नहीं हुआ तो भी राइट ऑफ लीन यूज हो सकता है, पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट सिर्फ इंसॉल्वेंसी में यूज हो सकता है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स, जहां राइट ऑफ लीन खत्म होता है वहां राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू होता है। अब देखो, चाहे स्टॉपेज इन ट्रांजिट था, चाहे स्टॉपेज इन ट्रांजिट था, चाहे राइट ऑफ लीन था, दोनों ही केस में वो सेलर आखिर गुड्स का करेगा क्या? आगे किसी ना किसी को तो बेचेगा ना भाई, कुछ समय होल्ड भी कर लेगा पर फाइनली बेचेगा। उसको क्या अधिकार मिला? एक राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल क्या कहता है? बोले जो गुड्स सेलर ने रिटेन किए या रीगेन किए, अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, अगर वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, तो सेलर के पास इमीडिएट सेल करने का अधिकार होगा, इमीडिएट सेल करने का अधिकार होगा। और अगर पेरिशेबल नेचर के नहीं है, एक रीजनेबल नोटिस वेयर ही गिव्स नोटिस टू द बायर हिज इंटेंशन ऑफ रीसेल। पेरिशेबल नेचर की तो बात ही खत्म हो गई, पेरिशेबल के नहीं है। रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस बायर फेल्स विद इन ए रीजनेबल टाइम, ना तो पेमेंट करता है ना पेमेंट की बात करता है, तो सेलर अब आगे क्या कर सकता है? रीसेल कर सकता है। इट मे बी नोटेड दैट सच केसेस ऑन द रीसेल ऑफ द गुड्स द सेलर इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू। रीसेल तो कर ही सकता है, लेकिन हमारी बात हुई थी 20 रुपए में बेचने की, अभी मार्केट का प्राइस 18, आपको 4 बार बोला गुड्स ले लो गुड्स ले लो, आप ले नहीं रहे हो, आपने टेक्निकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैं मार्केट में बेच रहा हूँ उसको 18 में, आपको बोला ले जाओ ले जाओ ले जाओ, नोटिस भी दिया, आप लेके नहीं जा रहे हो, मार्केट में 18 में बेच रहा हूँ, पर 2 रुपये का डिफरेंस तो इससे लूंगा ना। Recover the difference between contract price and sales price from the original buyer as damages. Retain the profit if the resale price is higher. अगर आपसे बात 20 में हुई थी, मार्केट में 22 है, मार्केट ने 22 में बेचा, 2 रुपये एक्स्ट्रा मिला, वो तो मेरा है, लेकिन आपके कारण मुझे जो नुकसान हुआ वो मैं आपसे रिकवर करूंगा। ऑब्वियसली इसमें क्या है? तो सिंपल, रीसेल क्या बोलता है? पेरिशेबल गुड्स है क्या? हाँ, कोई नोटिस नहीं देना, चुपचाप बेच दो, कोई नोटिस नहीं देना, चुपचाप बेच दो। पेरिशेबल गुड्स नहीं है, बायर को नोटिस दो, धमकी दो उसको कि बेच रहा हूं साले में गुड्स, हिम्मत है तो कुछ कर ले, मतलब तेरी इच्छा हो तो पेमेंट दे दे, नहीं दे रहा तो मैं गुड्स बेच रहा हूं। रीजनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट में बता वरना बेच रहा हूं, नहीं, रीजनेबल टेन्योर होना चाहिए। अब रीजनेबल डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। अब 5 मिनट के 7 दिन के 5 महीने को नहीं पता, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता, जनरली 5-7 दिन का टाइम रीजनेबल माना जा सकता है जनरली। आपने नोटिस दिया कि बिना नोटिस सेल किया, दोनों ही केस में यू विल हैव राइट टू चार्ज द डिफरेंट प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेलिंग प्राइस ओरिजिनल बायर से, और बाकी अगर महंगे में बिका तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो आपका है आपका है आपका है, ठीक है। Where an unpaid seller who has exercised right of lien or stoppage in transit resell the goods, the subsequent buyer acquires the good title. जो subsequent buyer होगा उसके अधिकार अच्छा मिलेगा। हमने वहाँ जो डिस्कस किया था ऑनरशिप ट्रांसफर वाले में, जिसका खुद का अधिकार नहीं होता वो बेच नहीं सकता है, पर हमने कहा जो ऑनर नहीं है वो बेच सकता है, उसमें हमने एक एक्सेप्शन अनपेड सेलर का भी देखा था। अब समझना, अगर ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बायर को और उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट किया जाता है या उसके बाद लीन यूज किया जाता है, ऑनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन पेमेंट नहीं मिला, इसीलिए लीन यूज किया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज किया, तो टेक्निकली ऑनर कौन हो चुका है? बायर। फिर भी अगर सेलर रिसेल करता है तो हम क्या मानेंगे? वैलिड सेल मानेंगे, क्योंकि वो अनपेड है, उसके पास अधिकार है। रीसेल बाय द सेलर वेयर द राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कभी कभी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेलर राइट ऑफ रीसेल रिजर्व करता है। देखो, sometimes it is expressly agreed between the seller and the buyer that in case buyer makes default in payment of the price, the seller will resell goods to some other person. In such case, seller is said to have reserved his right to resale and he may resell the goods on buyer's default. It may be noted that in such cases the seller is not required to give notice. ये important चीज,
यानी नोटिस तो हम पहले ही दे चुके थे कि अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं रीसेल करूंगा। तूने पेमेंट, अपनी बात हुई ना 30 तारीख को पेमेंट करने की, तूने पेमेंट नहीं किया, 7 दिन देखूंगा उसके बाद रीसेल करूंगा, तो नोटिस में तुझे एडवांस ही दे चुका, वापस नोटिस देने की जरूरत क्या है। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर इवन इफ नो नोटिस ऑफ रीसेल इज गिवन। नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया तो भी डिफरेंस तो क्लेम करेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपये में हुआ था, मार्केट में 18 में बिका, 2 रुपया दे दे। Where the property goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to this his remedies of withholding delivery of the goods. The right is similar to lien and called quasi lien. क्लियर करना, जहाँ ऑनरशिप ही ट्रांसफर नहीं हुई है बायर को, वहां तो सेलर गुड्स वैसे भी होल्ड करने का अधिकार रखता ही है। इसे हमने नाम दिया विथहोल्डिंग डिलीवरी एंड इट इज सिमिलर टू लीन। इसे हमने कॉजी लीन नाम दिया, बट ये लीन है। जहां ऑनरशिप ट्रांसफर हो चुकी, एग्रीमेंट टू सेल था, गुड्स डिलीवरी स्टेट में आ गया, आपने सेलर को बोल दिया गुड्स तैयार है, ले जाओ, पेमेंट दे जाओ, आपने ले जाओ बोला, यानी आपने टेक्निकली ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। यही था ना ऑनरशिप ट्रांसफर पे, जैसे आपने नोटिस दिया बायर को, ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई लेकिन वो गुड्स का पेमेंट नहीं कर रहा, इसलिए आप राइट ऑफ लीन यूज कर रहे हो। लेकिन जब ऑनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुई है, वहां सेलर क्या कर सकता है, विथहोल्डिंग द डिलीवरी यूज कर सकता है। विथहोल्डिंग डिलीवरी इज सेम एज लीन, दोनों का लॉजिक कंसेप्ट एग्जैक्ट सेम है। तू पेमेंट नहीं कर रहा, मैं गुड्स नहीं दूंगा। तू ऑनर हो गया है तो मैं उसको राइट ऑफ लीन बोलूंगा, और तू ऑनर नहीं हुआ तो मैं उसको विथहोल्डिंग डिलीवरी बोलूंगा। दोनों केस में तुझे मैं गुड्स नहीं दूंगा, खत्म बात। ये हमने राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स डिस्कस किए। हम लोगों ने समझा रिटेन करना, हम लोगों ने समझा रीगेन करना। हमने कहा रिटेन रीगेन दोनों में रीसेल करने का अधिकार है। इवन बायर ऑनर हो चुका तो भी अनपेड सेलर के द्वारा किया गया सेल एक वैलिड सेल होगा। अगर एडवांस नोटिस पहले ही दे रखा था कि तू पेमेंट नहीं करेगा तो मैं रीसेल करूंगा, तो वापस नोटिस देने की जरूरत नहीं है। पेरिशेबल गुड्स है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस आपको मिलेगा, अगर कम में बिका है तो और एक्स्ट्रा में हो गया तब कोई दिक्कत नहीं, वो आपका है। और अगर सेलर ने ऑनरशिप ट्रांसफर की नहीं थी, तो बायर एडवांस पेमेंट देगा तब हम ऑनरशिप ट्रांसफर की बात करेंगे। आपने एडवांस नहीं दिया तो मैं ऑनरशिप क्यों ट्रांसफर करूं, तो भी मैं गुड्स को विथहोल्ड करने का अधिकार रखता हूं और आगे बेचने का अधिकार रखता हूं। और यहाँ तो मैं खुद ऑनर हूं, सेलर खुद ऑनर है, तो अधिकार रखेगा ही रखेगा। चलिए, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।